नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक और विद्वान के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। टैगोर साहब भारतवर्ष के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान की रचना की है, आमार सोनार बांग्ला। और भारतवर्ष का राष्ट्रगान जन गण मन, दोनों के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ है और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई है। यह एशिया के प्रथम व्यक्ति रहे हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया सन 1913 में गीतांजलि के लिए। आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, उसका चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उसका नाम है होम कमिंग, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है घर वापसी। इस कहानी के मुख्य किरदार कैरेक्टर्स जो हैं, मुख्य किरदार जो हैं, वो एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम फटिक है। उसका एक भाई है माखन, उसकी माता जी हैं और उसके मामा जी हैं जिनका नाम विश्वंभर जी है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। फटिक एक 14 साल का बच्चा जो कि पूरे गांव में सबसे ज़्यादा शरारती था, लेकिन फिर भी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और अपने दोस्तों के बीच वह लीडर हुआ करता था। एक दिन खेल खेल में फटिक अपने दोस्तों से कहता है कि देखो, यह बड़ी सी लकड़ी देख रहे हो ना, इस लकड़ी को इस पेड़ के मालिक ने काटा है। अगर हम इस लकड़ी को उठाकर नदी में फेंक दें तो फिर इसका मालिक ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा और फिर देखना कितना मज़ा आ जाएगा। फटीक की बात मानकर सारे बच्चे मिलकर लकड़ी को धक्का देने लगते हैं, जिससे कि लकड़ी नदी में गिर जाए। उसी समय फटीक का भाई, छोटा भाई माखन वहां आ जाता है और वह उस लकड़ी पर बैठ जाता है। फटीक उसे समझाता है, माखन उतर जा, तुझे चोट लग जाएगी। पर माखन उसकी बात मानता ही नहीं है। फिर फटिक अपने दोस्तों को कहता है, चलो इस माखन को भी इस लकड़ी के साथ ही नदी में फेंक देते हैं। इसी तरह खेल खेल में माखन नदी में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब माखन रोते रोते अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद जब फटिक अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ बहुत गुस्से में है और उससे सवाल कर रही है। फटिक की माँ उससे कहती है, फटिक, तूने फिर से माखन को मारा है। फटिक कहता है, नहीं माँ, मैंने इसे मारा नहीं है, वह तो खेल खेल में लग गया था। माखन बोलता है, नहीं, इसी ने मुझे मारा है। तब फटिक गुस्से में माखन को मारने के लिए आगे आता है। तब उसकी माँ बीच में आ जाती है। फटिक गुस्से में अपनी माँ को भी धक्का दे देता है। तब उसकी माँ कहती है कि तेरी शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जो आज तूने मुझे भी धक्का दे दिया। यह सब नोक झोंक चलती रहती है। तभी बाहर से कोई आवाज़ आता है, घर पर कोई है? फटिक की माँ जैसे ही बाहर जाती हैं तो कहती हैं, अरे विशंभर भैया, आप कब आए? तब फटिक की माँ ज़ोर से आवाज़ लगाकर कहती हैं, फटिक, माखन, देखो आज कौन आए हैं हमारे घर, तुम्हारे मामा जी। दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और अपने मामा जी को प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं कि उनके मामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। एक दिन दोनों बच्चों को पढ़ता हुआ देखकर उनके मामा फटिक के माँ से सवाल करते हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है दोनों की? तभी उनकी माँ कहती हैं कि मेरा माखन तो पढ़ने में अच्छा है और रोज़ पाठशाला भी जाता है, पर यह फटिक न पाठशाला जाता है और ना ही घर में पढ़ाई करता है, और माखन घर में पढ़ने भी बैठता है
तो उसे पढ़ने नहीं देता है। तब उनके मामा सोचते हैं, मेरी विधवा बहन इतनी गरीबी में 2 बच्चों का खर्चा कैसे उठा पाती है। अगर मैं फटिक को अपने साथ ले जाऊं तो बच्चों की अच्छी परवरिश भी हो सकती है। यह सोचते सोचते अचानक उसके मामा फटिक से कहते हैं, क्या तू मेरे साथ कलकत्ता चलेगा। यह बात सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और फटिक से कहती है, फटिक तू जाएगा अपने मामा जी के साथ। फटिक झट से हाँ कह देता है, क्योंकि उसे बचपन से ही कलकत्ता जाने का, वहाँ घूमने का बहुत ही इच्छा था। फटिक के मामा कहते हैं, मैं तेरा वहाँ जाकर अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूँगा, तू वहाँ पढ़ना, ठीक है। वहाँ तेरी मामी है, तेरा भाई है और तुझे माँ की याद भी नहीं आएगी। अगले दिन जब फटिक कलकत्ता जाने के लिए तैयार था, तब फिशिंग रॉड, पतंग और आज तक जितने भी चीज़ें जुगाड़ी हो सब उठाकर वह माखन को दे देता है और उससे कहता है कि ले, यह सब तू रख ले और तू इसी से खेलना। मुझे वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा खेलने के लिए, इसलिए आज से ये सब तेरा। फटिक की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा अच्छे बच्चे की तरह रहना, मामी को ज़्यादा परेशान मत करना, उनकी सारी बातें मानना और अच्छे से पढ़ाई करना। अपनी आँखों से ढेर सारी सपने लिए अपने गांव से कलकत्ता की ओर फटिक रवाना होता है। कलकत्ता पहुंचकर वह बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर देखता रहता है और बोलता है, मामा जी कलकत्ता तो बहुत जगह है, कलकत्ता में तो बहुत सारी जगह हैं, बिल्कुल सपनों के जैसा। घर पहुंचते ही उसके मामा कहते हैं, देखो मैं किसी को ले आया हूँ, यह है फटिक, कितना बड़ा हो गया है ना, आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। तब उसकी मामी कहती है, हाँ हाँ, घर नहीं धर्मशाला है, 3 बच्चों का तो आपसे चलता ही नहीं है, अब इसे भी उठा कर ले आए हो। यह एक जंगली है, हम शरीफों की सोसाइटी में यह नहीं रह सकता। देखना यह कितनी जल्दी वापस जाता है। फटिक को अपनी मामी का बुरा लगता है बात, लेकिन वह इस बात को हंसकर टाल देता है। अगले दिन फटिक के मामा उसे स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। उसके लिए नई किताबें, नए खिलौने, नए कपड़े लेकर आते हैं, जिसे देखकर फटिक बहुत ही खुश हो जाता है। पर फटिक की यह खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहती। फटिक की मामी की बातें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। हर बात पर उसे नीचा दिखाना, जंगली कहना, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी फटिक के साथ खेलने के लिए मना कर दी थी। फटिक जो बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था, दिन ब दिन गुमसुम और बहुत ही शांत होता जा रहा था। जैसे लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा हो। वह शहर में आ तो गया था, लेकिन अब उसका वहाँ पर दम घुटने लगा था। उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपनी माँ की याद आ रही थी और वो वापस जाना चाहता था अपने गांव। फटिक सोचता है कि उसके मामा जी उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो क्यों ना वह उन्हीं से इस बात को करे कि वह फिर से अपने माँ के पास जाना चाहता है, क्या वह उसे वहाँ छोड़ आएंगे। फटिक अपने मामा से कहता है, मामा मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, आप मुझे फिर से मेरे गांव छोड़ आएंगे। फटिक के मामा उससे कहते हैं, क्यों बेटा, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ तेरी मामी है, भाई है। फटिक कहता है, नहीं, मुझे मेरे गांव जाना है, मेरी माँ के पास। तब फटिक के मामा उसे समझाते हैं, अच्छा ठीक है, अभी रुक जा, अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है, तब तुझे ले चलूँगा, ठीक है। फटिक के भीतर जैसे जान में जान आई और दुर्गा पूजा को 2 महीने बाकी थे और वह अभी से ही दिन गिनने लगता है कि कब दुर्गा पूजा आएगा, मामा जी को छुट्टी मिलेगा और वह मेरी माँ के पास लेकर चलेंगे। इसी तरह परेशान रहने की वजह से फटिक से उसकी किताबें गुम हो जाती हैं। फटिक को अपने स्कूल में रोज़ डांट पड़ने लगती है। दूसरों बच्चों के सामने
दूसरे बच्चों के सामने उसका मजाक बनता है। टीचर से उसे रोज़ मार पड़ती है। फटिक सोचता है कि क्यों न वह यह बात अपनी मामी को बता दे, शायद वह उसकी इसमें मदद करे। फटिक बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी मामी को सब बात बताता है। तब उसकी मामी उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, क्यों, कहाँ घुमा दिया किताब? अब तू महीने में 10 बार किताब घुमाएगा तो हम 10 बार तुझे खरीद कर किताब कहाँ से देंगे? पैसे का पेड़ लगा कर रखा है क्या? फटिक की मामी उसे बहुत कुछ सुना देती है। इतना ही नहीं, फटिक की मामी ने फटिक पर हाथ भी उठाई। फटिक उस दिन बहुत रोया, उसे बहुत तकलीफ़ होता है। उस दिन फटिक फैसला कर लेता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने गांव जाना है। कुछ भी करके कल मैं गांव चला जाऊंगा। फटिक को उस वक्त तेज़ बुखार भी रहता है और वह घर से निकल जाता है। वह कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ पता नहीं, बस वह घर से निकल गया। फटिक को घर में न पाकर उसके मामा बहुत घबरा जाते हैं। अगल बगल ढूंढने पर जब फटिक नहीं मिलता है तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आते हैं। तब उसकी मामी उसके मामा को कहती है, लो अब भुगतो, बहुत शौक से उठा कर लाए थे। यह जंगल में ही बसते हैं, शहर में नहीं। लो अब ढूंढो, ढूंढते ही रह जाओगे। जब से आया है हमारी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है इस लड़के ने। तब फटिक के मामा जवाब देते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ। वह बच्चा अंदर ही अंदर इतना घुटता रहा, तुम्हें दिखा नहीं? तुमने तो हमारे बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया था, अब क्यों अफसोस कर रही हो? सही कहा तुमने, फटिक को यहाँ लाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि फटिक को यहाँ लाकर एक अच्छी परवरिश दूंगा और बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहा, पता नहीं किस मुसीबत में होगा, कहाँ होगा। शाम को एक हवलदार फटिक को लेकर घर आता है। फटिक के कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे। हवलदार से पूछने पर कहा कि फटिक गंगा पार करके अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। फटिक के मामा देखते हैं कि फटिक की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसका शरीर बिल्कुल तप रहा था। फटिक के मामा जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर फटिक का इलाज करना शुरू करते हैं और कुछ जांच करने के बाद यह बताते हैं कि इस बालक को मलेरिया हो गया है और बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। फटिक तब भी अपनी माँ को ही ढूंढता है। तब उसके मामा कहते हैं, बेटा तेरी माँ जल्दी आएगी, तू बिल्कुल परेशान मत हो। फटिक की माँ रोते हुए आती है और उसे अपने गोद में ले लेती है। तब फटिक अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद फटिक की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी माँ कहती है, बेटा एक बार उठ जा, बेटा हम तुझे लेने के लिए आए हैं, तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। उसकी माँ यह सब कहती रहती है और रोती रहती है, पर फटिक वह कहाँ उठने वाला था, वह तो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था। फटिक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो ये थी आज की कहानी, घर वापसी, होम कमिंग, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। बच्चे शरारती होते हैं, बदमाशियाँ उनकी चलती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों को कि उनके माता पिता उनसे नफ़रत कर रहे हैं दूसरे बच्चों की तुलना में, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को दूर भेज देना रिश्तेदार के यहाँ एक अच्छा स्टेप कभी कभी नहीं भी होता है। माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वहाँ कैसी परिस्थिति बनती है, उस बच्चे के साथ क्या होता है, इस बात को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। माँ बाप सोचते कुछ हैं, हो जाता कुछ है और अंत में सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।
तो एक सुंदर कहानी को हम लोगों ने सीखा, देखा, पढ़ा और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।